हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस सी पी आई एस अकेडमी। आज का डेट है 12 अप्रैल। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको इस एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CACP_Assam में फॉलो कीजिए और आपको एवरीडे इस एनालिसिस का पीडीएफ वहाँ मिलता रहेगा। इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन द अपकमिंग प्रीलिम्स, अगर आप ये प्रीलिम्स दे रहे हो और आपको अगर गाइड चाहिए तो आप सी एस सी पी आई एस अकेडमी से हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स ले सकते हो, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कैप्सूल क्लासेस दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगा, 10 कॉपी ऑफ आवर स्मार्ट बुक दैट इज़ द स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। एमसीक्यू डिस्कशन एवरी डे हम अपने ऐप में करा रहे हैं और इसके साथ प्रीलिम्स पॉइंटर्स, करंट अफेयर्स के स्पेशल क्लासेस और मैगजीन्स भी आपको मिलेगा एट जस्ट ₹6,499। अगर आपको इंटरेस्ट है इस कोर्स में देन यू कैन जस्ट कॉल इन दिस नंबर। और अगर आपको फाउंडेशन कोर्स अगर आपको चाहिए तो हमारे पास है पराक्रम बैच, जहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस दोनों ही हैं, जहाँ पर हम दिस सेट ऑफ फैकल्टीज़ वी टेक क्लासेस रेगुलरली। सो सी ये है आज का टॉपिक। 6 टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ दिल्ली डस्ट स्टॉर्म डिज़ास्टर। फिर हम डिस्कस करेंगे द कवच सिस्टम, फिर महात्मा ज्योतिबा फुले, उसके बाद जुडिशियल करप्शन के बारे में और एआई और डेटा प्राइवेसी, एंड लास्टली एक्सट्रेडिशन ऑफ राणा हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ दिल्ली डस्ट स्टॉर्म डिज़ास्टर। तो आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में देखा है कि दिल्ली में डस्ट स्टॉर्म चल रहा है, जिसके वजह से 2 इंसान मारे गए हैं और उसके साथ क्या हुआ है, अराउंड 10 to 11 फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड वेरी रिसेंटली। तो दिल्ली में आने वाले फ़्लाइट और जाने वाले फ़्लाइट 10 से 11 फ्लाइट कैंसिल हुए हैं। तो आपको पता है ये जियोग्राफी का एक टॉपिक है जो GS1 में आता है, जहाँ पर आप जियोफिजिकल फेनोमेना, डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म ये आएगा और स्पेसिफिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। तो यहाँ पर लिस्टेड है द रेलिवेंस, यू कैन जस्ट सी। अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप एक एक टॉपिक को देख लीजिए। तो डस्ट स्टॉर्म क्या है? डस्ट स्टॉर्म एक मेटेओरोलॉजिकल फिनोमेना है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड डस्ट और डर्ट को लिफ्ट लूज करके वो सर्कुलेट करते एयर में, जहाँ पर विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, जहाँ पर ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है एंड एवरीथिंग, कम्यूटेशन, हर एक काम में आपको बाधा आएगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़ोर से हवा चलेगा और वहाँ डस्ट और डर्ट होगा, कोई भी वहाँ पर वाटर स्प्लैश नहीं है। तो कॉजेज़ ऑफ डस्ट स्टॉर्म अगर देखते हैं हम, ये जो डस्ट स्टॉर्म हुआ है उसके रीज़न क्या है जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं, इट इज़ अबाउट दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है वो हम देखेंगे, उसके बाद हाई टेम्परेचर कारण और ईस्टर्ली विंड्स। तो लेट्स सी व्हाट इज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, तो जो कि ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी में। तो ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है कैस्पियन सी और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ ये है ब्लैक सी। तो इन 3 वाटर बॉडीज से ये स्टॉर्म इमर्ज होता है एंड इट ट्रेवल ईस्टवर्ड। तो ये ईस्टवर्ड ट्रेवल करता है अक्रॉस ईरान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को क्रॉस करके ये इंडिया में एंटर करता है। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स कि दीज आर नॉन मॉनसूनल रेन बियरिंग सिस्टम, कि ये मॉनसून विंड्स नहीं है। मॉनसून विंड एक ब्रांच यहाँ से आता है, एक ब्रांच यहाँ से आता है, ठीक है। ये मॉनसून विंड्स नहीं है, ये नॉन मॉनसूनल रेन बियरिंग सिस्टम है। ऑलराइट, तो उसका सोर्स क्या है मैंने अभी भी बताया है, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। और अगर आप यहाँ पर इम्पैक्ट देखते हो तो कौन से स्टेट्स इंडिया में यहाँ इम्पैक्ट होता है, वो है आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, इन सब को आप याद रखिए। नेक्स्ट इज़ द कवच सिस्टम। कवच का मतलब क्या होता है? कवच का मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं उसको आर्मर, कि जो आपको अटैक से बचाएगा, कोई भी मतलब कोलिजन से आपको बचाएगा। तो ये कवच जो है, ये आर्मर जो है, ये इंडियन रेलवेज का डेवलप किया हुआ है। तो ये कवच क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो न्यूज़ में क्या है कि कवच 5.0 लॉन्च होने वाला है। हमारे रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा है। 5.0 क्या है हम थोड़ी देर बाद जानते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये कवच सिस्टम क्या है। तो ये कवच सिस्टम जो है ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, TCAS, विच एम्ड एट प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर। मतलब
इंसान के गलती के वजह से जो ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाया गया है। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको इस डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पर एक ट्रैक दे पा रहे हो जहाँ से एक ट्रेन दिस साइड से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, तो अगर यहाँ पर जो सिग्नल आप देख पा रहे हो, ये जो सिग्नल है वहाँ पर अगर रेड लाइट है, उस रेड लाइट को अगर क्रॉस कर दे, ये ह्यूमन एरर है, तब इन दोनों ट्रेन में सिग्नल जाएगा कि एक ट्रेन ने सिग्नल क्रॉस किया है, तब ये ऑटोमेटिक उस ट्रेन में ब्रेक अप्लाई होगा। सो आप फर्स्ट फीचर देखिए यहाँ पर, ऑटो एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इफ अ रेड सिग्नल इज वायलेटेड। ऑलराइट, कि जो रेड सिग्नल है वो वायलेट हुआ है तो वो सिग्नल जाएगा कि उस ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने के लिए। उसके साथ और भी कुछ फीचर है, जैसे कि मेंटेन्स मैक्सिमम परमिजिबल स्पीड, मतलब अगर वेदर ख़राब हो, अगर फॉग या फिर पोर विजिबिलिटी हो उस टाइम उस ट्रेन के लिए, तब ऑटोमेटिकली सिग्नल जाके उस ट्रेन का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा और परमिजिबल लिमिट में वो चला आएगा। ऑलराइट, उसके बाद डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू लोकोमोटिव टू अवॉइड हेड ऑन एंड रियर एंड कोलिजन, मतलब अगर फिर से मैं बोलता हूँ कि सिग्नल अगर ब्रीच हो जाए तो इन दोनों लोकोमोटिव के बीच भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा। वहाँ के जो लोको पायलट है वो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, वो बातचीत कर पाएंगे उन दोनों से, तब जाके ये एक्सीडेंट अवॉइड होगा। रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग यूजिंग RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग ऑन ट्रैक, मतलब इस ट्रैक में भी एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाया जाएगा जो कि इस ट्रेन का रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा। ऑलराइट, तो ये कवच 5.0 क्या है, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब ये जो कवच सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है अलग अलग जगह पर अभी भी 100% कवरेज नहीं हुआ है। ये पार्ट बाय पार्ट ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, कुछ कुछ ट्रेनों को दिया जा रहा है, कुछ कुछ पटरियों पे ये टेक्नोलॉजी लगाया जा रहा है। तो 5.0 में क्या कहा गया कि अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि इंडिया में रेलवेज में और ज़्यादा 30% में कवच सिस्टम, 30% ट्रैक और 30% ट्रेन्स में ये कवच सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा अंडर कवच 5.0। नेक्स्ट इज़ महात्मा ज्योतिबा फुले। तो ये न्यूज़ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 11 अप्रैल को था महात्मा ज्योतिराव या फिर ज्योतिबा फुले का बर्थ एनिवर्सरी। तो आपको पता है कि ये GS1 का टॉपिक है, इट कम्स अंडर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड सोशल रिफॉर्मर्स, जो कि अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स के क्वेश्चंस एवरी ईयर आता है। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट है ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले, सत्यशोधक समाज के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मेंस में क्या देखा जाता है, मेंस में देखा जाएगा कि सत्यशोधक समाज उन्होंने एज अर्ली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम किया था इंडियन सोसाइटी में। ऑलराइट, तो रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, ऑल दोज थिंग्स आर आस्क्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो लेट्स सी सम डिटेल्स एंड फैक्ट्स अबाउट दिस महात्मा। ही वॉज बॉर्न ऑन 11 अप्रैल 1827 इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि पायोनियर है, मतलब ही वॉज द टॉर्च बियरर ऑफ वोमेन एडुकेशन इन इंडिया। वोमेन एडुकेशन को उन्होंने मतलब टॉर्च बियर किया है, उन्होंने स्टार्ट किया। ही इज़ द पायनियर, इज़ द फर्स्ट वन टू स्टार्ट टू प्रमोट वोमेन्स एडुकेशन इन इंडिया। उन्होंने 1848 में पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल इंडिया में खोला, जहाँ पर उनकी ही पत्नी सावित्रीबाई फुले जी, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल टीचर। और भी अगर उनके बारे में आपको जानना है, ही अपोज्ड द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, कि उस टाइम जो एजुकेशन सिस्टम इट वाज डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मणिकल सोसाइटी, तो उन्होंने अपोज किया है और उन्होंने दलित के लिए, अनटचेबल्स के लिए या फिर बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्कूल्स ओपन किए हैं। ही ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर इंटरकास्ट मैरिजेस, और इन सब के लिए उन्होंने फाउंड किया था सत्यशोधक समाज को, जो एक सोसाइटी था कास्ट डोमिनेंस को कम करने के लिए, इंटरकास्ट मैरिज हो, एडुकेशंस हो उनको, या फिर कास्ट इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए ये सोसाइटी खोला गया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द जुडिशियल करप्शन। तो ये जुडिशियल करप्शन का टॉपिक कहाँ से आता है? ये जुडिशियल करप्शन का टॉपिक आता है कि लास्ट मंथ एक जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, तो उनके घर से अनअकाउंटेड कैश बरामद हुए हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने उन्होंने इन हाउस इंक्वायरी मैटर एक गठन किया है, इनिशिएट किया है। तो हम
क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ जुडिशियल करप्शन, और इसको लेकर द हिंदू में एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल आया है, वो आप ज़रूर पढ़िए। तो जुडिशियल करप्शन क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जजेस के पास इमेंस पावर, कोर्ट के पास इमेंस पावर होता है, सबसे ज़्यादा अगर पावरफुल है इंडिया में जुडिशरी है, उस पावर को जब एब्यूज़ किया जाए फॉर एनी पर्सनल गेन या फिर कुछ प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए, या फिर मान लीजिए कि या फिर अपने ही जान पहचान वाले लोगों को बेनिफिट्स देने के लिए, तब उसको जुडिशियल करप्शन कहा जाता है। जैसे कि ब्राइबरी भी एक जुडिशियल करप्शन है। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की ऐसा कुछ केस आया जो केस में जो इंसान उस केस में एसोसिएटेड है, वो इंसान अगर जज का करीबी हो या फिर जज के फैमिली के ही हो, तो वो नेपोटिज्म या फिर फेवरेटिज्म होगा, तो दैट इज़ ऑल्सो करप्शन। इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस, अगर जज अगर उस केस में इम्प्रॉपर, मतलब जज के लिए वो अनफिट इन्फ्लुएंस अगर हो, वो भी करप्शन माना जाएगा। उसके साथ मैनिपुलेशन ऑफ केस आउटकम्स, अगर केस का जो आउटकम होने वाला है उसको अगर जज मैनिपुलेट करे। उसके साथ मिसयूज़ ऑफ कोर्ट रिसोर्सेज, जज अगर कोर्ट के रिसोर्स को भी मिसयूज़ करे, उसको भी करप्शन माना जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी द अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है? अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है कि अगर जुडिशियल करप्शन हो उसमें उसको कैसे सॉल्व किया जाए, व्हाट आर द मैकेनिज्म अवेलेबल। द फर्स्ट वन इज़ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब क्या है? इम्पीचमेंट मतलब है यहाँ पर रिमूवल ऑफ द जज। तो इंडिया में रिमूवल ऑफ द जज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रावधान दिया है, पर जो है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस में 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास होना चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी से वो इम्पीचमेंट होना चाहिए। पर ये करीब करीब इन दोनों हाउस में 2/3 मेजॉरिटी लाना करीब करीब इम्पॉसिबल है। तो व्हाट हिस्ट्री स्पीक्स कि इम्पीचमेंट के द्वारा ये आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर। इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर का मतलब है डिपार्टमेंट के अंदर जो, जैसे कि इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने, उन्होंने इन हाउस मैटर मतलब जो अलग से एक कमिटी गठन करके कि क्या केस है उसमें, उसको अंदर ही आप लोग इन्वेस्टिगेट करो, तो वो है इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल में लिखा गया है, अगर जुडिशियल इंक्वायरीज़ में अगर ट्रांसपेरेंसी हो, मतलब जो भी जुडिशियल इंक्वायरी होगा, जो भी रिपोर्ट आएगा, उस उन रिपोर्ट्स को अगर पब्लिक कर दिया जाए इंस्टेंटुअसली, तो जुडिशियल इंक्वायरीज़ में ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट और एनजीएसी का जो डिबेट है, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो है, कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, तो पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं कोलेजियम सिस्टम में जजेस अपॉइंट होते हैं कोर्ट का, ठीक है। तो बट द कोर्ट इज़ प्रपोजिंग कि एनजीएसी आना चाहिए, ठीक है। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी आना चाहिए, जहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट या फिर बैलेंस्ड होगा। कॉलेजियम इट इज़ अनक्लियर, तो वो चीज़ को अगर सेटल कर दिया जाए तो ये जुडिशियल करप्शन शायद कम होगा फ्यूचर में। नेक्स्ट इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा प्राइवेसी। दिस इज़ एन आर्टिकल ऑफ द असम ट्रिब्यून। ये असम ट्रिब्यून से है, आप लोग इसको भी पढ़िए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स और मेंस में भी आप एक्सपेक्ट कीजिए, स्पेशली फॉर द मेंस ऑल्सो। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि क्या है एआई। एक्चुअली क्या है एआई जो है, इट मिमिक्स द ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि इंसान का जो इंटेलिजेंस है वो एआई मिमिक करता है, कॉपी करके उसी की तरह व्यवहार करता है, जैसे कि चैट जीपीटी। तो आज के डेट में हर कोई एआई को यूज़ कर रहा है। यहाँ पर एआई को बुरा नहीं बोला गया, पर उसका मिसयूज़ ज़रूर बुरा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर एमआईटी का स्टडी देखिए आप, एमआईटी ने बोला है कि एआई जो है वो न्यू एंट्रेंस, मतलब न्यू कमर्स को वो प्रोडक्टिविटी देता है, पर जो एक्सपीरियंस्ड कोडर है, जो पहले से ही ऑर्गेनिकली कोडिंग सीखे हैं उन्होंने, उनको ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं मिलता है। ऑलराइट, हार्वर्ड बिजनेस ने बोला है कि पोस्ट चैट जीपीटी आने के बाद टोटल वर्ल्ड में जो जॉब पोस्ट है उसमें 21% डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि गिग वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर्स कौन है? दे आर द इनफॉर्मल वर्कर्स। गिग वर्कर्स जो है उनके लिए ये कारगर साबित नहीं हुआ। इलेक्शन कैंपेन में भी आज के डेट में एआई यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि जो इंसान जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है, उनको एआई की मदद से कुछ स्क्रीन में लाकर उनसे
मतलब भाषण दिया जा रहा है वो देखा गया है इंडिया में। उसके साथ पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, डीप फेक्स, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स ऑल्सो विथ इन सोशल मीडिया ऑल्सो डीप फेक्स, मैनिपुलेटेड स्पीचेस आर ऑल्सो बीइंग सर्कुलेटेड। तो इंडिया में अगर आप लीगल ग्राउंड देखने के लिए जाओ तो इंडिया में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक से वीडियो बनाया हुआ है, उसको मैंने लास्ट CNA में डिस्कस किया है, आप जाकर वो डिटेल्स में देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, द प्राइवेसी एक्ट, पर ये जो प्राइवेसी एक्ट है ये रोबोडेट स्कैंडल को मतलब प्रिवेंट करने में फेल हो गया है। तो ये रोबोडेट स्कैंडल क्या था, ये रोबोडेट स्कैंडल जो है वो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स को उन्होंने ज़्यादा खर्चा कर दिया गवर्नमेंट ने, वो हिसाब किताब में वो एक प्रॉब्लम वो ला दिया, मतलब उल्टा पुल्टा वो हिसाब कर दिया। नेक्स्ट इज यूके में बायोबैंक स्कैंडल जो है, बायोबैंक स्कैंडल में भी यूके में भी उनका डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, देयर इज अ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसके बावजूद भी, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट रहने के बावजूद भी यूके में बायोबैंक स्कैंडल हुआ है। क्या हुआ था, प्राइवेट मेडिकल डेटा ऑफ 5 लाख सिटीजन इट शेयर्ड विदाउट कंसेंट, AI ने वो शेयर कर दिया प्राइवेट मेडिकल डेटा ऑफ 5 लाख सिटीजन। सो दिस इज़ द कंसर्न। तो इंडिया में क्या है, इतने बड़े बड़े कंट्री में अगर ये डेटा ब्रीच हो रहे, डेटा प्राइवेसी ब्रीच हो रहा है, तो इंडिया में कैसा सिक्योर होगा। तो वही है लीगल कंसर्न या फिर इसके साथ साथ एथिकल कंसर्न्स भी है। ऑलराइट, so let's discuss our last news, that is Tahawur Rana's extradition। तो तवाहुर राना आज के डेट में इंडिया में हर एक पेपर में फ्रंट पेज में उसका न्यूज़ है, मैं उनका नहीं बोलूँगा, उसका न्यूज़ है, बिकॉज तवाहुर राना इज़ एसोसिएटेड विद द 26/11 टेरर अटैक। तो क्या हुआ, अभी उनका एक्सट्रेडिशन हुआ है रिसेंटली। एक्सट्रेडिशन मतलब वो इतने दिन से जो वो इंडिया में नहीं थे, वो US से उनको वापस लाया गया है। उनके ऊपर अभी लीगल कार्रवाई होगा, जो कि बहुत साल पहले होना चाहिए था, पर वो US में था, इसी वजह से उसको सिक्योरिटी मिल रहा था, एक्सट्रेडिशन नहीं हुआ। पर ये एक्सट्रेडिशन अभी हो चुका है, अभी ये लीगल केसेस इंडिया उसके ऊपर लगाएगा। तो ही वॉज एसोसिएटेड विद द मुंबई टेरर अटैक 26/11, ऑलराइट, जिसका डेट था नवंबर 26 से 29, 2008, जहाँ पर 166 वेर किल्ड और 238 वेर इंजॉर्ड। तो याद है अभी भी मुझे, मैं स्कूल में था तब, स्कूल में था, घर में न्यूज़ एनी टाइम वो न्यूज़ में था कि ताज होटल में ये हुआ, CST में वहाँ मारे गए उतने लोग, देन ओबरॉय होटल में मारे गए लोग। ऑलराइट, तो दैट वाज अ वेरी मीन्स काइंड ऑफ अ ग्रीम सिचुएशन इन दैट टाइम ऑफ इंडिया। तो परपिट्रेटर्स कौन थे, दोषी कौन थे, वहाँ पर 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट, जो कि लश्कर-ए-तौयबा, जो कि इंडिया में एक बैंड आउटफिट है, इंडिया में एक बैंड आउटफिट है। ये बैंड आउटफिट जो है ये इंडिया में, ये जो एक्ट आप देख पा रहे हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, वो बैन करता है। तो ये बैंड आउटफिट के 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में आकर ये तांडव मचाए थे, जहाँ पर टारगेट था द CST रेलवे स्टेशन, ताजमहल होटल, ओबरॉय ट्रिडेंट होटल, नरीमन हाउस। वहाँ पर गोलीबारी हुआ था, बहुत लोग मारे गए। ऑलराइट, वो आए कैसे थे, इंडिया का जो सी रूट है वो इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान से इंडिया में आए थे। तो तवाहुर राना जो क्या है, तवाहुर राना, उसका एसोसिएशन एक्चुअली था लॉजिस्टिकल सपोर्ट, कि वो जो आए थे उनको चीज़ें उनको पहुंचाना, उनको गन्स वगैरह देना, वो सब कुछ अरेंज कर देना, ताज होटल या फिर ओबरॉय में हो, उसका काम तवाहुर राना ने किया था। ही फैसिलिटेट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द अटैक्स। ऑलराइट, तो ये है उसका नेशनलिटी, ही वॉज अ पाकिस्तानी बॉर्न कैनेडियन सिटीजन। और यहाँ पर जो भी डिटेल्स दिया गया है वो आप थोड़ा पढ़ लीजिए, ये उसका डिटेल्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फिर भी पूछ सकता है कि तवाहुर राना जो रिसेंटली न्यूज़ में आया था वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो मुंबई टेरर अटैक 26/11 से रिलेटेड है। ऑलराइट, सो यहाँ पर द हिंदू का एक कटआउट है, यहाँ पर उनका चेहरा है, आप देख सकते हो, ऐसा दिखता है ये टेररिस्ट। ऑलराइट, सो जिसका अभी फाइनली एक्सट्रेडिशन होगा। तो करेंट स्टेटस क्या है, वो ही वॉज फॉर्मली अरेस्टेड एट द IGI एयरपोर्ट एट न्यू दिल्ली, प्रोड्यूस्ड बिफोर द NIA स्पेशल कोर्ट पटियाला हाउस। ही इज़ ऑन रिमांड टू 18 days ऑफ NIA कस्टडी। अभी वो करेंटली NIA कस्टडी में है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एनालिसिस। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 4 MCQs है। दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ज्योतिबा फुले, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सत्य शोधक समाज। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आंसर करके इसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए।
और ये नंबर 3 नंबर 4 विच इज़ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्योतिबा फुले रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, उसको आप आंसर ज़रूर कीजिए। एट लास्ट आई विल से इफ़ यू पीपल वांट टू क्लियर द प्रीलिम्स, अगर आप चाहिए कि आपको वैल्यू एडिशन, तो आप ये 10 किताब खरीद सकते हैं या फिर पूरा का पूरा सेट स्मार्ट बुक का आप ले सकते हो। जस्ट कॉन्टैक्ट दिस नंबर, our team will assist you definitely. So thank you so much for listening to this and best of luck. Take care.